हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आप JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जम्मू डिवीज़न में निकले थे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है जिसमें हम ये मॉडल पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर जो है ये हमने JKSSB के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया है एंड दिस इज़ गोना बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर फॉर यू, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जो ये वीडियो सीरीज़ रहने वाली है, आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें और इन सारे MCQs को अटेम्प्ट करें और अपनी जगह जो है इनके बारे में जो अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द MCQ नंबर 1। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो पूछा गया है दैट इज़ द डेथ ऑफ लाउड वंस कैन लीड टू द फॉलोइंग शॉक। आप इनके आंसर्स अपनी जगह लिख के रख सकते हैं, साथ में आप इसको एनालाइज कर सकते हैं आपने कितने करेक्ट किए। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द शॉक। न्यूरोजेनिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल या नन ऑफ द अबव हमारे पास ऑप्शंस है। जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इमोशनल। ठीक है, चूँकि जो डेथ ऑफ लाउड वंस है दिस कैन लीड टू द इमोशनल शॉक। ठीक है, इसकी वजह से जो है इमोशनल शॉक हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू इनहिबिट और प्रिवेंट द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस है दैट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन जिसे हम DDT भी कहते हैं, CCF एंड NO2। 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, और जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये जो है एक इंसेक्टिसाइड है जिसे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट या इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए बॉडी में, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन जो है ऑकर हो सकती है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, बोथ A एंड B। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है आपके पास, तो जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज़ बोथ A एंड B। यहाँ पर जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और लिवर डैमेज जो है ये पैरासीटामोल की ओवरडोज की वजह से हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें राइट जो है आंसर को चूज़ करना है, तो क्वेश्चन जो है इसमें हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डेट्स को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें डेट्स दिए गए हैं जिन्हें हम लॉन्च डेट भी कह सकते हैं। लेट्स सी, अगर हम देखें जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये जो है लॉन्च हुआ था इन 1985। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ये हुआ था 2003 और 2004, तो यहाँ पर 2003 हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो है दैट इज़ रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1997। उसके बाद जो है दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसका रहेगा 1992। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बनता है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस हमारे सारे इसी के साथ मैच होते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर रहता है। ये MCQ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 MCQs को एक साथ किया है। इन डेट्स को आप याद रखिएगा, ये आपसे इंडिविजुअली अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यानी जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम ऑटोक्लेविंग का यूज़ करते हैं,
वो किस प्रिंसिपल के आधारित पर काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मॉइस्ट हीट स्टलाइजेशन, ड्राई हीट स्टलाइजेशन, स्टीम अंडर प्रेशर, बोथ ए एंड सी आपके पास ऑप्शंस है। और आपका जो राइट आंसर यहाँ बनेगा वो बनता है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी में आता है मॉइस्ट हीट स्टलाइजेशन एंड स्टीम अंडर प्रेशर। अब ऑटोक्लेव जो है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स के आधारित पर जो है काम करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है सोडियम पोटेशियम जो है ये एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर impulse transmission, muscle contraction, regulation, fluid balance, all of the above। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। चूंकि इम्पल्स ट्रांसमिशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, रेगुलेशन, फ्लूइड रेगुलेशन में जो है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का खास जो है रोल होता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कौन सा फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे हम यूज़ करते हैं टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, टिश्यू फोरसेप्स, बैबकॉक्स फोरसेप्स, स्पॉन्ज होल्डर, नन ऑफ द एबव। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी, बैबकॉक्स फोरसेप्स जो है ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो है इट इज़ यूज्ड टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसमें माइक्रोबियल मेथड के बारे में बताया जा रहा है। सो माइक्रोबियल मेथड used to evaluate disinfectant efficacy by determining its phenol coefficient in the presence of organic matter is। तो ऑप्शंस है चिक मार्टिन टेस्ट, फिनोल टेस्ट, ब्रूक्स टेस्ट, नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज चिक मार्टिन टेस्ट, ठीक है। चिक मार्टिन टेस्ट जो है ये ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ यहाँ पर असर्शन और रीज़न आपको दिया गया है। सो फर्स्टली यहाँ पर असर्शन है, फिर रीज़न है। अगर हम पहले असर्शन देखें तो इसमें एटिनोलॉल जो है और प्रोपेनोलॉल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, दैट इज़ एटिनोलॉल जो है ये हम प्रेफर करते हैं ओवर प्रोपेनोलॉल। सो इट इज़ प्रेफर्ड ओवर प्रोपेनोलॉल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, किन में, हाइपरटेंशन पेशेंट्स में, ठीक है। लेकिन उनमें क्या है जो उनमें अस्थमा होता है, एक पेशेंट है जो हाइपरटेंसिव है साथ में उसमें अस्थमा है, तो उनमें एटिनोलॉल जो है वो हम प्रेफर करते हैं ओवर प्रोपेनोलॉल, ये असर्शन है। रीज़न दिया गया है एटिनोलॉल जो है ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है जिसका लेस इफेक्ट होता है ब्रोंकियल बीटा 2 रिसेप्टर्स पर। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें रीज़न और असर्शन को तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी जो है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चूँकि जो अगर हम देखें जो ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट जो है ये दोनों ट्रू है, असर्शन और रीज़न जो है ये बिल्कुल ट्रू है, ये सही है अपनी जगह। और आर जो है यानी जिसका रीज़न दिया गया है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। सो एटिनोलॉल जो है उन्हें हम प्रेफर करते हैं और प्रोपेनोलॉल, यानी हम प्रोपेनोलॉल नहीं देंगे बल्कि एटिनोलॉल देंगे किन पेशेंट्स में, जिनमें हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, विद अस्थमा, ठीक है, विद अस्थमा। सो इसलिए चूँकि एटिनोलॉल जो है वो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, उसका लेस इफेक्ट होता है ब्रोंकियल बीटा 2 रिसेप्टर्स में, यानी अगर हम प्रोपेनोलॉल देते उसकी वजह से जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होती पेशेंट्स में, तो ये एक वहाँ पर एक्सेप्शन बन जाता है फिर, ठीक है। सो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में इस साल आ सकते हैं,
तो आप असर्शन एंड रीजंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सस्पेंशंस, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो है 4 स्टेटमेंट्स है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। सो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर है जहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है रिगार्डिंग सस्पेंशन, ठीक है। आपने सस्पेंशन ज़रूर पढ़े होंगे, तो सस्पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको बताना है जो सस्पेंशंस है ये बाइफेजिक सिस्टम, सस्पेंशंस आर बाइफेजिक सिस्टम्स, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है सेडिमेंटेशन रेट जो है डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो है वो सेटल होते हैं स्लोली। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है वो फॉर्म करते हैं हार्ड केक। सो हियर वी गॉट द 4 स्टेटमेंट्स। अगर हम देखें जो सस्पेंशंस है ये बाइफेजिक सिस्टम होते हैं, जो बिल्कुल ट्रू है सिस्टम। ये जो सस्पेंशन है इसमें जो है बाइफेजिक सिस्टम होता है। दूसरा अगर हम देखें जो सेडिमेंटेशन रेट है ये डिपेंड करता है ऑन पार्टिकल साइज, जो हमने जो है स्टोक्स लॉ के थ्रू हम इसमें पढ़ते हैं। जो चूँकि जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी जो पार्टिकल साइज है उसी पे डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन रेट। उसके बाद जो है दैट इज़ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है वो सेटल होते हैं स्लोली, जो बिल्कुल गलत है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है ये रैपिडली सेटल होते हैं, ठीक है। और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है ये हार्ड केक बनाते हैं, और यहाँ पर जो है ये स्लोली जो है सेटल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए जो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2 एंड 4। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ए प्रिस्क्रिप्शन रीड्स टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg SOS फॉर फीवर। यानी एक प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पर जो है पैरासीटामोल लिखा गया है SOS। इसका क्या मतलब है, जो SOS है इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट करता है। फिक्स्ड डोजिंग, व्हेन नेसेसरी, बिफोर स्लीप, आफ्टर मील। ओबियसली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ व्हेन नेसेसरी। यानी जब आपको बुखार वगैरह हो तो तब आप पैरासीटामोल की गोली ले लीजिए, यानी SOS, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपको कुछ एडअप करना चाहता हूँ, तो आपके एग्जाम्स में STAT स्टैट के बारे में पूछा जा सकता है। TID, ठीक है, BID, QID, HS, ठीक है, BT, AC, PC, ऐसे टर्म जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हम प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए ड्रग हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स, हाउ मच ड्रग रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। यानी एक ड्रग जो है, सपोज ए ड्रग ए, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ है वो है 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। हमें बताना है जो ड्रग है, यानी जो ड्रग ए है हमारा, वो कितना रहेगा आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। ऑप्शंस है 75%, 50%, 25%, 12.5%, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो सपोज ये जो ड्रग ए है पहले ये था 100%, ठीक है, 100%। फिर जब फर्स्ट हाफ होगा दैट इज़ 4 आवर्स, तो ये रहेगा 50%, ठीक है, 50%, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 वो मिलेगा हमें 50%, ठीक है। उसके बाद जो है जब डबल होगा ये, यानी 8 आवर्स, तो वहाँ पर जो है 50% का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी वो रहेगा 25%, यानी आफ्टर 8 आवर्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 25%।
आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज a patient with bacterial infection is prescribed an antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis. Which class does it belongs to? ठीक है, यानी एक पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखा। वो एंटीबायोटिक जो है वो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो दैट मीन्स ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, और अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ओब्वियसली ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स में आता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसी प्रकार से एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का क्या मैकेनिज्म है, मैक्रोलाइड्स का क्या मैकेनिज्म है, टेट्रासाइक्लिन्स का क्या मैकेनिज्म है, ये आप अपनी जगह लिख कर रखें, या अगर आपको याद है तो दैट्स वेरी गुड, याद नहीं है तो नोट बनाइए और अपनी जगह इन पॉइंट्स को लिख कर रखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक वैक्सीन्स। यानी कौन सा मेथड स्टरलाइजेशन का मोस्ट सूटेबल है फॉर स्टरलाइजिंग, यानी जिससे हम स्टरलाइजेशन कर सकें किन का, हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल मटेरियल्स का। ठीक है, हीट सेंसिटिव या हीट लेबाइल मटेरियल्स का लाइक वैक्सीन। ठीक है, जहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर वैक्सीन दिया गया है। ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, इंसिनरेशन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन जो है ये हीट लेबाइल या हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, बाकी ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग या इंसिनरेशन जो है बिल्कुल नहीं आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जो इसका बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी ब्रेन का कौन सा हिस्सा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो है ये कंट्रोल करता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जहाँ पर आपसे ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, और रेडिएशन जो है पूछा गया है। तो अगर हम देखें जो ऑटोक्लेव है ये किस मैकेनिज्म या प्रिंसिपल पर जो है काम करता है। ऑटोक्लेव जो है इसका आएगा मॉइस्ट हीट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज हॉट एयर ओन, इसका आएगा ड्राई हीट। उसके बाद जो हमारा है फिल्ट्रेशन, इसका आएगा हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। एंड उसके बाद रेडिएशन दैट इज डिस्पोजेबल सिरिंजेस। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। सो आई थिंक यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा इसका। सो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हर इसका जो भी पार्ट आने वाला है उसको आप अच्छे से देखिए, और जो भी एमसीक्यू हम कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से देखिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ऑटोक्लेविंग। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ऑटोक्लेविंग के लिए, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड अगेन दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, सो हमारा आंसर जो है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन बी, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स एट 15 psi। बार बार जो है मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 121 डिग्री फॉर 15 मिनट्स फॉर 15 psi जो है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा फॉर ऑटोक्लेविंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ मैच द ड्रग्स विद देयर क्लासेस। एटिनोलॉल, ठीक है, एस्पिरिन, ठीक है, डायज़ेपाम और एमोक्सिलिन। सो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा
एटिनोलॉल जो है, एटिनोलॉल इज़ ए बीटा ब्लॉकर। उसके बाद एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो है ये निसिड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। उसके बाद डायज़ेपाम ये बेंजोडाइज़ेपिन है। उसके बाद एमॉक्सिलिन ये एक एंटीबायोटिक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। तो जो राइट आंसर है वो रहेगा A1, ठीक है, ए रहेगा 1 एंड बी रहेगा, सॉरी ए रहेगा 2, ए रहेगा 2, बी रहेगा 1, सी रहेगा 3 एंड डी रहेगा 4। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये भी ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी होते हैं। पहले आपको यहाँ पर कॉलम को मैच करना है। जब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने पूरा करेक्ट किया है, फिर आप उन्हीं ऑप्शंस को, जैसे ए, ठीक है, ए सेकंड, ठीक है, बी, बी का था हमें 2, बी का था हमें 1, ठीक है। सो इसी हिसाब से जो है आप जब इनको करेंगे उसके बाद आप नीचे ऑप्शंस में उसको ढूंढिए, तो वो जो है आपके लिए वहाँ पर फिर इजी रहता है। इसके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए जो ये टेस्ट वगैरह होती है, जब हम इनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें ये ईजी लगता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टफ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडिकेटर इज़ यूज्ड टू कन्फर्म ऑटोक्लेव सेटलाइजेशन, यानी कौन सा इंडिकेटर जो है जिससे हम यूज़ करते हैं टू कन्फर्म ऑटोक्लेव सेटलाइजेशन। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर्स, ठीक है। सो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर्स जो है ये हम यूज़ करते हैं टू कन्फर्म ऑटोक्लेव सेटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें मैच करना है वैक्सीन विद टाइप्स, दैट इज़ BCG, रैबीज़, OPV, टेटनस। सो BCG होता है बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन, ये एक वैक्सीन है। रैबीज़ भी एक वैक्सीन है, ठीक है। OPV ओरोपोलियो वैक्सीन या टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन हमें मैच करनी है यहाँ पर। जैसे किलिड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, टॉक्सिक वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए जो है, इसका रहेगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दैट इज़ 4, ठीक है। फिर जो बी है हमारा दैट इज़ रैबीज़, ठीक है, और इसका रहेगा ऑप्शन 1 दैट्स किलिड। उसके बाद सी जो है हमारा OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका रहेगा लाइव वैक्सीन। डी जो है हमारा दैट इज़ टेटनस, सो इसका रहेगा 3 टॉक्सिक वैक्सीन, ठीक है। सो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर BCG, रैबीज़, OPV, टेटनस, ये सब जो है हमें कवर हो गया। और इसी के साथ जो है हमने 20 MCQs कंप्लीट किए हैं। अब हमें बचते हैं इस पेपर में 100 MCQs, जो हम अपने अगले वीडियो पार्ट्स में जो है डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसा लगा, आपको ये पेपर कैसा लगा, तो ये पैटर्न वगैरह जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।